ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता फिलहाल बेनतीजा रही और मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ गया। इसका सीधा असर भारत के मसाला निर्यात पर पड़ता दिख रहा है, खासकर जीरा, हल्दी, धनिया जैसे बड़े मसालों पर। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या एक्सपोर्टर पूरी तरह से बिना व्यापार के बैठे हैं, एक्सपोर्ट पूरी तरह से बाधित है और वैकल्पिक रूट जैसे अफ्रीका के रास्ते आदि से कोई शिपमेंट संभव है। इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे विबग्योर एग्रो कमोडिटीज के हिमांशु रियाणी से। मैं हूं कमल शर्मा और आप देख रहे हैं मोलतोल। हिमांशु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, थैंक यू। जी नमस्कार। हिमांशु जी, इस्लामाबाद में जो बैठक हुई वो बिना नतीजे के खत्म हुई और मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया। इसका असर जीरा, धनिया, हल्दी जैसे एक्सपोर्ट पर कितना पड़ रहा है? सर, असर तो काफी टाइम से चल ही रहा है। जब से वॉर चालू हुए तब से बहुत असर है। और अगर हमको था कि भाई ये मीटिंग अगर सफल हो गई तो 15 दिनों में सब सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और रही बात वैकल्पिक जो रास्ते हैं उनने की, तो सब अपनी अपनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। वाया अफ्रीका कर रहे हैं, वाया ओमान में पोर्ट अभी चालू है तो ओमान में भेज रहे हैं। ओमान से फिर बाई रोड जो है वो जा रहा है दूसरे अलग अलग, सऊदी हो गया, कुवैत हो गया, दुबई हो गया, वो सब देशों में। लेकिन ये सारे रास्ते जो है वो प्रैक्टिकली इतने इजी भी नहीं है। और अभी तक ऐसा कोई सरल और सटीक रास्ता निकला भी नहीं है। सब अपने अपने तरीके से रास्ते एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी तक तो सबको यही था कि भाई युद्ध जो है वो 5 दिन जब से चालू हुआ तब से यही 5-10 दिन 15 दिन में बंद हो जाएगा। तो वैसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में लोग वेट करके बैठे हुए थे कि भाई चलो युद्ध बंद हो जाएगा तो वापस जो है वो काम चालू हो जाएगा। तो 15-20 दिन 25 दिन तो लोगों ने उसी में निकाल दिए कि भाई वेट करते हैं। अभी जो है वो नए रास्ते ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें अभी तक कोई सटीक रास्ता मिला नहीं है। तो ये जो दूसरे रास्ते हैं हिमांशु जी, वहां से, और जब हम पहले हॉर्मुज के रास्ते जब एक्सपोर्ट करते थे तो कॉस्ट में कितना अंतर आता है असल में? कोस्ट में बहुत बड़ा फर्क हो गया है। दो चीजें हैं। एक तो सब फ्रेट बढ़ गए। फॉर एग्जांपल, यहाँ से अफ्रीका का फ्रेट जो था वो 1,000 से $1,100 का फ्रेट आ रहा था। वही फ्रेट अभी 1,700 से $1,800 हो गया है। और फिर अफ्रीका से वापस उसको गल्फ में ले जाने का खर्चा है वो और 2,000-2,500 लगा। तो टोटल मिला के जो हम यहाँ से $1,100 में भेज रहे थे वो नॉर्मल कंडीशन में अभी आप मान के चलो $4,000 का खर्चा है। तो 4 गुना खर्चा हो गया। उसके ऊपर भी अभी भी गल्फ में कोई भी कंटेनर जाता है तो उस पे कभी भी कोई भी शिपिंग लाइन जो है वो वॉर सरचार्ज का $3,000 अलग से ले रही है। तो वो खर्चा एक अलग से जुड़ जाएगा तो बहुत जी खर्चे बढ़ जाएंगे, बहुत खर्चे बढ़ जाएंगे। तो प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल लग नहीं रहा है कि हम जो है वो स्मूथली ये रास्तों से काम कर पाएंगे। और ट्रांजिट भी बढ़ रहा है ना। पहले यहाँ से गल्फ में कोई भी डेस्टिनेशन हो 20 से 25 दिन में कार्गो पहुंच रहा था। अभी भैया अफ्रीका भेजेंगे 50-50 दिन लगेगा। तो वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जी। तो हिमांशु जी, ये आपने जो कहा कि लागत 4 गुना बढ़ गई है, उसके बाद क्या आपको लगता है कि बायर्स उसे पे करने को तैयार रहेगा? क्योंकि एक कहावत है पूरी दुनिया में, चाहे अमेरिका हो या भारत, मिट्टी के चूल्हे सब जगह वही जलते हैं। जी 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 सर। नहीं, बायर्स जो है वो अभी इतनी कॉस्ट पे मसाले लेके नहीं जाएगा। जो जीवन की मेन बेसिक नीड, जो हम स्टेपल फूड बोलते हैं, वो है। अगर राइस हो गया, दाल हो गई, सब्जियां हो गई, तो ये सब उनका स्टेपल फूड है। उसके बिना उनका पेट नहीं भरेगा। मसालों में क्या है, मसाले थोड़े कम डाल देंगे, एक आध मसाला नहीं हुआ नहीं डालेंगे, तो उसके बिना उनका रुक नहीं जाएगा। तो वो अगर इतना खर्चा या इतना बड़ा रिस्क ले भी रहे हैं तो वो मेरे ख्याल से जो स्टेपल फूड्स हैं उसमें रिस्क लेंगे। मसालों में हाल फिलहाल अभी सब वेट करेंगे। इतना ज्यादा खर्चा जो है उसके अंदर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हिमांशु जी, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो ईरान अमेरिका युद्ध चल रहा है उसकी वजह से भारत में धनिये का इंपोर्ट प्रभावित होगा। इसमें कितनी सच्चाई है?
सर इंपोर्ट प्रभावित इतना कोई खास ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी दिक्कत यह है कि धनिया जो इंपोर्ट हो रहा था वो डेस्टिनेशंस पे सब जगह पे धनिया खत्म हो चुका है और ऑलमोस्ट खत्म है। वहां पे अभी कोई 10-15% मैक्सिमम उनका क्रॉप बचा होगा, और उसमें भी क्वालिटी के भी इश्यूज हैं, और फार्मर्स जो है वो पकड़ के बैठ गए वहां। उनको भी लग रहा है कि इसमें अच्छी खासी तेजी मिल सकती है, तो वो हिसाब से थोड़ा इंपोर्ट अभी अफेक्ट हुआ है। धनिये का नया क्रॉप वहां पे आएगा जुलाई अगस्त में, और उसको बहुत टाइम है। तब तक ये वॉर सिचुएशन क्या होगी वहां पे, उसका क्या असर पड़ेगा वो अभी से बोलना मुश्किल है। लेकिन हाँ, फ्रेट्स बढ़ चुके हैं तो यहाँ पे कॉस्टिंग बढ़ गई है, ये एक चीज है। इस सीजन में अब तक वैसे कितना कंटेनर इंपोर्ट हुआ होगा धनिया? अभी तक जो है वो 350 से 400 कंटेनर आ चुका है ये सीजन का। जी। और अगर हम जीरे के निर्यात की बात करें तो देखिए, आपने जैसे मिडिल ईस्ट के टेंशन और भेजने के टाइम और लॉजिस्टिक चार्ज बहुत महंगे बताए, उनमें काफी चीजें असंभव सी हो गई है। लेकिन चीन और बांग्लादेश, इन दो को जो एक्सपोर्ट हो रहा वो कैसा है, और क्या वहां की डिमांड किस तरह की बनी हुई है अभी? से बांग्लादेश एक अकेला पॉजिटिव है जीरे के ट्रेड में। वो रेगुलर बेसिस पे ले रहा है, उनकी जो डिमांड है उसके हिसाब से उनका बाइंग चालू है। वो रुक नहीं रहे, और ऐसा भी नहीं कि वो लोग कोई ओवर बाइंग कर रहे हैं, लेकिन हाँ, उनको जिस हिसाब से चाहिए, जैसे उनका स्मूथली चलता है वही हिसाब से वो चल रहा है अभी। तो बांग्लादेश में डिमांड का कोई इशू नहीं है, वहां पे रेगुलर जो जीरा है वो जा रहा है। रही बात चाइना की, तो चाइना तो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट बाइंग से निकल चुका है, उनका खुद का जीरा हो गया है, और लास्ट ईयर उनका काफी अच्छा क्रॉप था। उनको जितना खाने को लगता है उतना जीरा वहां पे हो चुका है। तो ये साल का उनके पास अपना कोई डिमांड आया भी नहीं। ये नए जीरे की सीजन में वो हर महीने 200-250 कंटेनर मिनिमम लेके जाते थे, उसकी जगह पे ये साल के जीरे में टोटल 30-40 कंटेनर मुश्किल से गए होंगे। उसके अलावा उनका कोई बड़ा बाइंग आया नहीं है चाइना का। आने की उम्मीद लग रही है आपको वहां से? फिर सारा जो उनका न्यू क्रॉप आएगा जून जुलाई में। अगर मई में वहां पे कोई बारिश आती है, वेदर खराब होता है, तो थोड़ा वहां पे वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी। अब वहां के बायर को लगेगा कि जीरा अभी अपना लोकल जो है वो हाथ में आने वाला नहीं है, तो वो हिसाब से फिर इंडिया में बाइंग आने के चांसेस है। बाकी ये एक लास्ट मंथ था कि हमको था कि भाई ये महीने में कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, उनको मई और जून में खाने के लिए कुछ ना कुछ जीरा चाहिए, लेकिन उसके हिसाब से उनकी बाइंग आई नहीं है। उनसे अच्छी तो बाइंग जो है वो यूरोप, यूएसए, कनाडा, ये सब जो प्रीमियम कंट्रीज है जहाँ पे आईपीएम और ऑर्गेनिक जीरा चलता है, वो लोग अच्छी बाइंग गए। चाइना से तो अच्छा वो लोग लेके गए। जी। हिमांशु जी, एक प्रश्न ये भी आता है कि जिन भारतीय फर्मों के ट्रेड ऑफिस दुबई में थे, क्या अब उनका कारोबार सामान्य शुरू हो चुका है, या अभी भी वहां दिक्कतें बनी हुई है? नहीं सर, वहां पे अभी बहुत दिक्कतें हैं। उसका रीजन, मेन रीजन ये है कि दुबई जो है उसका खुद का कोई इतना बड़ा कंजम्पशन नहीं है। दुबई जो है वो ट्रेडिंग हब है। वहां पे लोग माल मंगाते थे, वहां से फिर गल्फ, अलग अलग छोटे छोटे कंट्रीज जो है वहां पे जाती थी। अफ्रीका में काफी कंट्रीज ऐसी है जो दुबई में आके मिक्स में सारा ड्राई फ्रूट, मसाले और बाकी जो फूड आइटम्स है उनका एक कंटेनर करके लेके जाते हैं, तो उनकी बाइंग आती है। तो अभी उनके पोर्ट डिस्टर्ब चल रहे हैं दुबई के, वो सारे काम बंद है। तो वहां पे जिसके हाथ में भी स्टॉक पड़ा हुआ है उनका माल बिक नहीं रहा है। शुरू शुरू में लोग ऐसी बातें कर रहे थे कि भाई वहां पे अभी नया माल जाएगा नहीं, तो वहां पे जो माल पड़ा है उसका प्रीमियम मिलेगा। वो प्रीमियम शुरू में जो पेनिक के 8-10 दिन उसमें दिखा था, उसके बाद अभी उल्टा सिचुएशन हो गया। जिसके पास स्टॉक पड़ा है उसको बेचना है, लेकिन दुबई से अभी बाहर तो कहीं जा नहीं रहा है। तो दुबई का पॉपुलेशन के हिसाब से जो कंजम्पशन है छोटा मोटा वही चल रहा है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो जी। वहां पे जो लोग हैं, वहां पे जो ट्रेडर्स बैठे हैं, उनको अब काफी सारी दिक्कतें हैं। उनके काफी माल फंसे हुए हैं, उनके काफी माल पोर्ट में फंसे हुए हैं, इंपोर्ट के जो थे वो। उनका कोई रास्ते में माल था, कोई ओमान उतर गया, कोई अबू धाबी उतर गया है। तो मतलब
काफी लोगों को तो पता ही नहीं उनके कंटेनर कहाँ है, शिपिंग लाइन एनवीओसीसी जो छोटी छोटी शिपिंग लाइन है उनसे कोई उनको अपडेट नहीं मिल रही है। तो दिक्कतें बहुत है, वहां के ट्रेडर जो है वो ज्यादा ज्यादा मुश्किलात में है। और उसकी वजह से अपने इंडिया के जो उनके सप्लायर होते हैं जिन्होंने इंडिया से माल भेजा था, उनके पेमेंट भी रुके हुए हैं, उनके पेमेंट फंसे हुए हैं। जब तक ये कोई हल निकलता, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। राइस के कंटेनर थे, दुबई पहुंचे, बासमती राइस था, $1000 के आसपास का आइटम है। अब उसके अंदर एक कंटेनर में उसका $25,000 का उसका वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल। जी वो $25,000 के ऊपर वहां पे 3-3,500 वोर सरचार्ज मांग रहे हैं। उसके ऊपर हो गया कि भाई आपका इतने दिन यहाँ पे पड़ा रहा, पर डे का $40 के हिसाब से आप इसका डिटेंशन डेमरेज दो। तो वो सब मिला के इतना खर्चा हो गया है कि बायर जो है वो बोल रहा है मुझे माल ही नहीं चाहिए। आप अपना राइस लेके उसको दरिया में डालना है, दरिया में डाल दो, उसमें उतनी कमाई नहीं है जितना मैं खर्चा कर रहा हूँ। तो ये दिक्कतें बढ़ गई है। जो छोटी वैल्यू वाली प्रोडक्ट, ये तो मैंने बासमती राइस का दिया आपको एग्जांपल। जो अपने नॉर्मल राइस आते हैं 64 और ये सब राइस है, वो $400 का आइटम है, उसका $10,000 का कंटेनर है। उसके ऊपर 4 से 5 हजार डॉलर का अगर खर्चा लग गया तो बायर या सप्लायर कोई उसको भुगतान नहीं कर पाएगा। तो ये उसकी वजह से ट्रेड काफी डिस्टर्ब है, वहां के ट्रेडर्स मुश्किलात में है। और उसकी वजह से जो गल्फ का मेन काम करने वाले एक्सपोर्टर हैं वो भी काफी दिक्कत में है। जी। हिमांशु जी, ये जो बीते दिनों राजस्थान में बारिश हुई थी, उसके बाद ये कहा गया कि जीरे का प्रोडक्शन कम आएगा, क्वालिटी भी हल्की हुई है। तो भले ही चाहे जीरे का प्रोडक्शन जिन लोगों ने कहा कि कम आएगा, जिनके आकलन थे कि बहुत कम पैदावार है, लेकिन कीमतें तो नहीं बढ़ रही है। क्या मिडिल ईस्ट का जो टेंशन है वो तो इसकी बड़ी वजह नहीं है कि जिसकी वजह से जीरे के प्राइस ऊपर नहीं उठ पा रहे? बिल्कुल सर, वही बड़ी वजह है, उसके अलावा कोई नहीं है। डोमेस्टिक डिमांड तो अच्छी खासी चली रही है, वो तो अपने हिसाब से चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो है वो मिडिल ईस्ट के अलावा भी काफी मिडिल ईस्ट से आगे जो अफ्रीका वगैरह जी में ट्रेड होते थे, अभी उल्टा हो गया। अभी हम लोग कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं कि अफ्रीका में जीरा भेज के उसको गल्फ में लाया जाए, जबकि रूट उल्टा था। हम यहाँ से गल्फ में भेजते थे और वहां से अफ्रीका में माल जाता था। तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो, अगर आप एक्सपोर्ट के फिगर निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि लास्ट 5 ईयर की कंपैरिजन में सबसे कम है। सबसे कम क्या, 30% ही एक्सपोर्ट हुआ है। वो काफी बड़ी दिक्कत है और उसकी वजह से ही जीरे के प्राइस बढ़े नहीं है। यानी अगर एक्सपोर्ट, मान लीजिए युद्ध बंद हो जाता है या तनाव कम हो जाता है, आवागमन सरल हो जाता है, तो इसका आप मानते हैं कि अगर एक्सपोर्ट चालू हो गया तो फिर शायद जीरे के प्राइस मजबूत होंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर चालू हो जाता है काम, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई आज वॉर बंद हो गई कल से काम चालू हो गया। लेकिन अभी वॉर बंद होगी, सिचुएशन स्टेबलाइज होगी, जो सारे पोर्ट पे कार्गो फंसे हैं, जो जो भी मतलब जी कंजक्शन हुआ है, वो कंजक्शन क्लियर होने में 1 महीना लगेगा। लेकिन वो जैसे जैसे कंजक्शन क्लियर होता जाएगा वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ेगी। और ये सिचुएशन देखने के बाद जो सामने बायर्स हैं, जो मतलब मंदी को देखते हुए कम स्टॉक पे आ गए थे, वो भी सोचेंगे कि नहीं भाई, हाथ पे 2 4 5 कंटेनर अपने होने चाहिए, कभी भी सिचुएशन दोबारा आ गई तो ये ऐसा माना जाता है कि कोई भी वॉर होती है तो वो जो वॉर जोन होता है ना, वहां पे फूड आइटम के स्टॉक रखने का जो बिहेवियर है वो लोगों का चेंज हो जाता है। वो सिचुएशन से गुजरे हैं कि भाई जब उनको कभी भी कोई कॉमोडिटी चाहिए थी तो उनको मिली नहीं है, उसमें प्रीमियम मिल रहा था लेकिन उनके पास स्टॉक नहीं था। तो वो उनकी मेंटालिटी चेंज करता है, उसकी वजह से वहां पे स्टॉक रखने की कैपेसिटी भी लोग बढ़ेगी। और उसकी वजह से थोड़ा डिमांड भी जो है वो स्मूथ होगा, अच्छा होगा। और हमें उम्मीद है कि अगर वॉर बंद हो गई उसके बाद जीरे में थोड़ी तेजी दिखने को मिल जाएगी। जी बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब युद्ध बंद होते हैं या शांति अच्छी खासी हो जाए तो फूड आइटम्स में जो देशों में हालत खराब है वो इंपोर्ट अधिक करते हैं, क्योंकि वो ये देखते हैं कि 4 6 महीने का स्टॉक भी एक्स्ट्रा रख लो। और यहाँ पर हिमांशु जी, आपसे ये ले कि जीरे के प्राइस को लेकर के आपका क्या आउटलुक है शॉर्ट टर्म के लिए? क्योंकि देखिए युद्ध कब बंद होगा
कब तक चलेगा ये अभी किसी को भी नहीं पता है बिल्कुल। सर अगर युद्ध नहीं हुआ तो अभी क्या है, अपना डोमेस्टिक का जो भी सीजन है वो हिस्ट्री को देखते हुए मार्च और अप्रैल ये 2 महीने जो होते हैं, 15 फरवरी के बाद से डोमेस्टिक डिमांड बहुत अच्छी होती है और अप्रैल तक जो है वो बड़ी डिमांड है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद में रेगुलर बेसिस पे जो छोटे छोटे डिमांड्स हैं जो रिटेल्स की, और ये वो छोटी डिमांड रहती है, लेकिन मसाले कंपनियों की बड़ी बाइंग जो होती है न्यू क्रॉप की, वो मार्च अप्रैल में खत्म हो जाती है। तो अगर वॉर बंद नहीं होती है, अगर ये थोड़ा लंबा चलता है, तो अभी तक तो क्या है, जो भी अराइवल्स आ रही थी उसके सामने डोमेस्टिक डिमांड ने संभाल लिया। हम जितना सोच रहे थे उतनी मंदी हुई नहीं है, और थोड़ा जीरे की सप्लाई भी इस बार थोड़ी कम है, तो उसकी वजह से सब सारी चीजें संभल चुकी जी हैं। लेकिन अगर वॉर लंबी चलती है और लोकल डिमांड भी स्लो हो जाती है, तो फिर जीरे में थोड़ी मंदी आने के चांसेस हैं। वो कोई पर्टिकुलर पीरियड के लिए आएगी, ऐसा नहीं है कि वो मंदी जो है लंबी चलेगी या जीरा मार्केट में और बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है तो थोड़े टाइम के लिए जीरा जो है वो थोड़ा और डाउन जाने के चांसेस है। लेकिन उससे वाइस वर्सा भी है, अगर सिचुएशन अच्छी हो गई, डिमांड अच्छे से आने लगी, तो जीरा यहाँ से 300-400 रुपए बढ़ने के भी पूरे चांसेस है। जी। और हिमांशु जी, धनिया ने तो देखिए इस साल वाकई सुपर डुपर रिटर्न दिया है, और अभी भी धनिया नरमी के मूड में तो देखो बिल्कुल भी नहीं दिखता है। शायद प्राइस हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम और मजबूत देखें। आपका क्या कहना है धनिया के प्राइस को लेकर? सर धनिया का ऐसा है कि धनिया का इस साल जो प्रोडक्शन माना जा रहा है उसका एरिया भी कम था, प्रोडक्शन भी कम है, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक बिल्कुल नहीं है। तो धनिया को एक्सपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। धनिया का जितना प्रोडक्शन हुआ है उससे ज्यादा इंडिया को धनिया चाहिए। जी तो धनिया को एक्सपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, उसमें आगे और तेजी होने के पूरे चांसेस है, होनी ही है। जैसे जैसे डिमांड आती जाएगी धनिया जो है वो आउट ऑफ स्टॉक आ जाएगा। और जो ट्रेडर्स मेंटालिटी है, जिसमें तेजी हो उसमें स्टॉक जो है वो ज्यादा होने लगता है। तो एक तो धनिया का स्टॉक कम है, जितना कंजम्पशन है उतना प्रोडक्शन नहीं है। ऊपर से उसका अगर स्टॉक होना चालू हो गया, स्टॉकिस्ट के हाथ में माल दब गया, तो यहाँ से और तेजी होने के पूरे चांसेस है सर। क्या मौजूदा जो भाव है करंट मार्केट प्राइस पे धनिया खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए अब? सर धनिया इस साल अभी नेक्स्ट 2 महीने तक किसी भी भाव में खरीदना चाहिए। अच्छा, और जो जीरे और धनिया में ट्रेड करते हैं, या जिनकी प्रायोरिटी है कि मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करूं, तो आप क्या राय देंगे? क्योंकि देखिए युद्ध बंद हुआ तो जीरे की डिमांड भी आएगी, और नहीं धनिया तो चल ही रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि क्या करना चाहिए? सर अगर शॉर्ट टर्म फायदा लेना है तो जीरे में थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। जीरे में ऐसे रिस्क ले सकते हैं कि अभी यहाँ से और 100-200 रुपए कम हो जाते हैं, मैं पर 20 kg की बात कर जी रहा हूँ। अगर 100-200 रुपए और कम 3500 के आसपास के रेट हो जाते हैं, तो 3500 के रेट में लेना चाहिए। मैं कच्चे जीरे की बात कर रहा हूँ, कच्चा जीरा जो फार्मर का जीरा जो आता है मंडियों में। मंडियों के प्राइस अगर 3500 रुपए होता है 20 kg का, तो वो भाव में जीरा लेना चाहिए। 1-2 महीने में जब भी वॉर सिचुएशन ठीक होगी, एकदम से डिमांड बढ़ेगी, तो उसमें शॉर्ट टर्म में थोड़ा अच्छा गेन मिलने के चांसेस है। बाकी आपको लॉन्ग टर्म और सेफ इन्वेस्टमेंट करना है तो आप धनिया में कभी भी एंट्री ले सकते हैं। टाइम जाइए, अक्टूबर नवंबर दिवाली तक उसको संभाल के रखिए, उस टाइम पे आपको सबसे अच्छे रेट मिलने के पूरे चांसेस है। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया हिमांशु जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए, मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।